हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की रिसेंटली बहुत ही तारीफ़ की जा रही है पक्के डिक्लेरेशन को लेकर। ये क्या डिक्लेरेशन है, क्यों किया गया, क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे ये स्टेट डील करने वाली है, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ इन्होंने बनाई। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अलग तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे उनको फॉलो किया जा रहा है और फिर स्टेट लेवल पे भी स्टेट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाया था, अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। वैसे आज इस लेक्चर में मैं फिर से मेंशन कर दूंगी। उस टाइम मैंने पक्के डिक्लेरेशन के बारे में उस लेक्चर के बीच में भी थोड़ा सा बताया था आपको, लेकिन आज डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने सैटरडे को पक्के डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया और इसका क्या एम था क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। यानी अरुणाचल का मानना है कि हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे क्लाइमेट को देख के करेंगे कि क्लाइमेट को नुकसान ना हो, क्लाइमेट को किसी तरह का हार्म ना हो। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखें कहीं ना कहीं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट ऐसे रहता है। अगर इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो इन्वायरमेंट। लेकिन हमको एक सस्टेनेबल अप्रोच लेनी है कि जहाँ पे बैलेंस रहे, कि आप डेवलपमेंट भी कीजिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चलाइए, लेकिन इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखिए। तो इसी तरह से जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज़ है इनका, ये एक तरह का पहला इस तरह का एक डिक्लेरेशन है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी देश में। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया। यूजुअली स्टेट्स क्लाइमेट को लेके अलग से कोई स्टेप नहीं लेती, नेशनल जो आपके स्ट्रैटेजीज रहते हैं वही फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल के, पेमा खांडू जी, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को काफ़ी हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बोला। अमृत का महोत्सव जो है एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करते हुए, उसके दौरान उन्होंने इसको बताया कि पक्के डिक्लेरेशन जो है ये बहुत ही हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है अरुणाचल प्रदेश के लिए। ट्वीट भी आप उनके चीफ मिनिस्टर का देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट रिस्पॉन्सिव अरुणाचल अडॉप्टेड कैबिनेट मीटिंग कि उन्होंने इसको किया। अब देखिए अडॉप्ट किया। अब इनका विजन क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पे 5 धारा यानी 5 पिलर्स जो है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश में रखे हैं। और ये 5 पिलर्स क्या हैं, आप यहाँ पे पहला देख सकते हैं, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इनका पहला पिलर है। दूसरा, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल, सस्टेनेबल एंड अडेप्टिव लिविंग, लाइवलीहुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फोर्थ, और फिफ्थ है एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे कि ये क्या क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि यूजुअली इनकी जो भी कैबिनेट मीटिंग्स हैं स्टेट कैपिटल ईटानगर में होती हैं, लेकिन इस बार पहली बार जो मीटिंग है वो पाके टाइगर रिजर्व में की गई और जहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ पहली बार आउटसाइड द स्टेट कैपिटल। और डिक्लेरेशन में पाके टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश में हुआ कि अरुणाचल प्रदेश क्लाइमेट रेजिलियंट, चेंज रेजिलियंट बनेगा और रिस्पॉन्सिव बनेगा। यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल अप्रोचेस की बात की गई है कि जो भी डेवलपमेंट हो उससे एमिशंस ज़्यादा इन्वायरमेंट में नहीं जानी चाहिए, लो एमिशन काम करेंगे और क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट करेंगे। तो दो इनके मेन मुद्दे हैं कि एमिशंस ज़्यादा ना हो, उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट को बाउंस बैक करने का टाइम दिया जाए। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, यानी इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाएगा, फॉरेस्ट में ट्रीज को प्लांट किया जाएगा, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, या जहाँ अगर काटे जाएंगे तो और लगाए जाएंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। उसके बाद दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैंडेमिक में हमने देख लिया कि हेल्थ का क्या हाल हुआ है लोगों का। तो हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल। तीसरा, सस्टेनेबल एंड अडेप्टिव लिविंग। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो इन्होंने कहा कि हम उस तरह की लिविंग अडाप्ट करेंगे जो सस्टेनेबल हो,
लाइवलीहुड्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एविडेंस जनरेशन, यानी लोगों को यहाँ पे रोज़गार देने की भी बात की जा रही है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस पर कोलैबोरेटिव एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये इनके 5 पिलर्स हैं। बाद में चीफ मिनिस्टर ने और भी बात की कि फ्यूचर जनरेशन्स को, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा मतलब ही यही है कि आज के जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ उन्होंने कही कि ये स्टेप लिया जा रहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा हो, और स्टेट का जो भी पोटेंशियल है डेवलपमेंट में हम उसको रिकग्नाइज करें और क्लाइमेट रेजिलिएंट अप्रोच से डेवलपमेंट करें। पेरिस एग्रीमेंट में जैसे हमने क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज रखी हैं उनको स्टेट्स भी अपनाएं, और फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वेल्थ जो है स्टेट की उसको डेवलपमेंट की तरफ लगाएं, इन्वायरमेंट को संभालते हुए। और फोकस यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी देने की बात की है कि रिसर्च डेवलपमेंट पे भी फोकस दिया जाएगा कि किस तरह से हम अपनी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस मिटिगेशन के लिए और रिस्पॉन्सिव स्ट्रैटेजीज़ के लिए। यहाँ पे एकेडमिक्स यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके रिसर्चर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन, थिंक टैंक्स जो काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे, प्रायोरिटी पे उनके साथ मिलके काम किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट बाकायदा ये चीज़ें लिखी जाएंगी, डॉक्यूमेंट की जाएंगी। आपका ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी बहुत वास्ट है। देखिए, जब इतना सब नहीं था, आपके फॉरेस्ट की कम्युनिटीज़ थी जो कि जंगलों में रहती थी, खुद भी उनका रोज़गार चलता था और फॉरेस्ट भी हेल्दी रहते थे। कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट के बिना आप इन्वायरमेंट को नहीं बचा सकते। तो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, हमको वो भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको इन्वॉल्व किए बिना आप क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि एकेडमिया, थिंक टैंक हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यूज़ करके अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड्स अपनाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस भी आए हैं सोशल वर्कर्स के। किसी ने इसको बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा, अच्छा इनिशिएटिव बोला गवर्नमेंट के तौर पे। किसी ने कहा कि अगर हाइडल पावर प्रोडक्शन आप ये स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि उससे एमिशंस होंगी, क्योंकि इनका मेन एक एम ये है कि लो एमिशंस, आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं करना है। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली यहाँ पे इनको मीथेन जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए। कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट पानी हो गया, कि आपके कार्बन सिंक्स हैं या वेटलैंड्स हो गए, तो कोशिश करनी चाहिए हम इनको डिस्ट्रॉय ना करें, वेटलैंड्स डेवलपमेंट में ख़त्म ना हो, कार्बन सिंक्स ख़त्म ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट में कहा गया है कि वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमने वैसे भी रिसेंटली देखा है, उत्तराखंड की एग्जांपल आप ले, जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बने हैं तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी उनकी वजह से आए हैं। तो आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट अच्छे से आपको उसको पढ़ के डेवलपमेंट वाली तरफ जाना चाहिए। बाकी अरुणाचल प्रदेश के वेटलैंड्स की बात करें इन जनरल, और हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स की बात करें तो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स में हैं, वल्नरेबल हैं, अंडर प्रेशर हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस तरह के बन रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड फंड ने कहा। तो इंडिया का मानना है, इंडिया का जो कोऑर्डिनेटर है वेस्टर्न अरुणाचल लैंडस्केप पे, कमल मेहदी, उनका मानना है कि ये सब चीज़ें, जो प्रेशर हमारे वेटलैंड्स पे पड़ रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कोई मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो है वो हमको लानी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने एक पैकेट डिक्लेरेशन में क्लाइमेट से लेके तो बहुत सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन किया। एक स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस की जिसका नाम है केसरे हिंद। इसको स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश की बनाया गया। इस पर हमने अलग से भी लेक्चर बनाया है। बहुत ही रेयर ब्यूटीफुल स्पीशीज़ है केसरे हिंद, और इसका साइंटिफिक नाम है टीनोपाल्पस इम्पेरियलिस, और इसको स्टेट बटरफ्लाई चुना गया है। एम्परर, केसरे हिंद का मतलब है एम्परर ऑफ इंडिया। इसका विंग स्पैन 90 to 120 mm होता है। ये 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ईस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है। तो इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित करने का मतलब है दैट अरुणाचल प्रदेश इज सीरियस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज़, क्योंकि ये जो बटरफ्लाई है बहुत कॉमन नहीं मिलती, एक एल्यूसिव स्पीशीज़ है ये। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने इस डिक्लेरेशन में की, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को रीनेम किया गया है, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज डाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसका नाम नया रखा गया है। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज़ है दैट यस दे आर विलिंग टू वर्क टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। पाके टाइगर रिजर्व क्या है? पाके टाइगर रिजर्व 1999-2009 में डिक्लेयर किया गया था। ईस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट के फुट हिल्स पे है।
पखुई टाइगर रिज़र्व भी इसको कहा जाता है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे आप इसको पाखे टाइगर रिज़र्व को देख सकते हैं अरुणाचल के मैप में भी। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बर्ड्स की, मैमल्स की, एम्फिबियंस की नंबर्स आप देख सकते हैं। बर्ड्स जैसे अराउंड 300 स्पीशीज़ है, 40 स्पीशीज़ मैमल्स की हैं। फ्लोरा, फाउना एंड बायोडाइवर्सिटी वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सारी है। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पके डिक्लेरेशन। अरुणाचल प्रदेश adopted पके डिक्लेरेशन aimed at climate resilient development. Declaration was held at नामेरी टाइगर रिजर्व इन किसांग डिस्ट्रिक्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।